उनको ये बोला जाता है कि आपके पास हिस्ट्री नहीं है, पूरे सवर्णाज की हिस्ट्री उनके ऊपर थोपी जाती है। तो उनको एक हिस्ट्री देने के लिए, उनको एक लीगेसी देने के लिए एक कल्चरल मूवमेंट पैरेलली आरपीआई और अम्बेडकराइट जितने भी लीडर्स थे उन्होंने ये किया। उसमें बैरिस्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने फिर ऐसा बोला कि आपके पास जब 5 लड़के हैं तो उसमें से एक लड़का समाज के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने ना सोचते समझते बैरिस्टर साहब को बाबा साहब के लिए दे दिए कि जो भी है आप जैसा बोलेंगे वो गाइड करेंगे। तब से एट द एंड मतलब उनकी डेथ तक वो बाबा साहब के मूवमेंट से स्ट्रांगली काम करते रहे। तो इन तीनों टर्म में उनका पॉलिटिक्स बिल्कुल क्लियर था कि हमें इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स रखना है अपना। उस टाइम पे उनको बहुत सारे ऑफर्स आते थे कांग्रेस की तरफ से अलाइनमेंट के, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स रखा और उसको बढ़ावा देते रहे। एक लीगेसी, रिच लीगेसी थी, एक सोशल वर्क थी उनके घर में, जो उनके ग्रैंड मदर से आई थी, जो एक फर्स्ट दलित बिजनेस वुमन थी। बहुजन विमेन का एक कैरेक्टराइजेशन किया जाता है कि बहुत सबमिसिव होती है या फिर ओबीडियंट होती है, तो इससे बिल्कुल परे होके एक उनका कैरेक्टर था, बहुत डिफाइंट थी। पर वो लैंड्स मिलने चाहिए थे, तो उसके लिए उन्होंने फिर एक बड़ा आंदोलन वहाँ पे किया, अहमदनगर के यहाँ पे किया, और वहाँ पे 14,000 to 16,000 के आसपास पब्लिक ने वो इतना जेल भरो आंदोलन कर लिया, पूरे जेल में जगह नहीं थी। ये इसका सक्सेस ये था कि 2.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड वाज अलॉटेड टू द लैंडलेस लेबरर्स। उसमें से 28% जो लैंड थी वो जो अनटचेबल्स थे, शेड्यूल कास्ट जो थी उनको मिल गई। 14% जो लैंड थी जो नियो बुद्धिस्ट है उनको मिल गई, और 58% लैंड ओबीसी जो सवर्णा जो लैंडलेस थे उनको मिली। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो रिपब्लिकन पार्टी को या फिर जो भी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है उसको एक कास्ट में ये किया जाता है, उनके लिए ये एक थप्पड़ जैसा बोल सकते हैं हम। लेफ्ट की जब लैंड के लिए स्ट्रगल भी कर रहा था तब मोस्टली जब उनको कन्फ्रंट किया गवर्नमेंट ने या स्टेट ने इस पे, तो वो मोस्टली तो जंगल में भाग गए, और वो जंगल में गुरिल्ला वॉर वगैरह बहुत टाइम तक लड़ते रहे, वहां पे खत्म हो गए। लेकिन उसी टाइम पे वहां पे आरबीआई रास्ते पे आके खड़ा हो रहा है, रास्ते पे आके लड़ रहा है, पार्लियामेंट को घेराव दे रहा है, जेल भरो आंदोलन हो रहा है, 8-8 लाख लोग वहां पे शामिल हो रहे हैं, और उसका एक फायदा भी मिल रहा है, और ना कि बस दलितों को मिल रहा है। जैसे विराज ने आंकड़े भी बताया उसमें कि 50% उसमें ओबीसी था, उसके साथ साथ प्रकाश भी था, एससी एसटी सब था। So even in Maharashtra, we often talk about the barrister's contribution for the Ambedkarite movement, and but that engagement is very surface level engagement, and this book, particularly this book, discusses about their autobiographical work also and how he contributed the Ambedkarite movement also. So even me and Viraj were discussing about the barrister's contribution, as I am also working about the problems of the small landholders. And then we were talking about how Republican movement also contributed for the distribution of the land for the landless laborers in the Maharashtra. So we know about RPI in the sense of there are different factions of the RPI and how then RPI disappear in the Ambedkarite movement in Maharashtra. But we often forget the claims and the history about the RPI movement, how RPI contributed for the landless laborers. Particularly Barrister Saheb, and then they were working with the Dada Saheb Gaikwad also. And not only Dalits got benefited out of this movement, but most of the OBCs also who were landless, particularly artisan class like Kumbar and Sonars, Shimpi and other castes, they also get benefited out of this movement for landless laborers. So, and he, there is also how how his grandmother also struggled for this particular movement. So it's documented in this book. So now it's speaker will talk. सभी साथियों को जय हिंद। और मैं सबसे पहले गणेश सर और प्रियांशी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ
ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि एक और उसके साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, रामाई, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, बिरसा मुंडा, इन सभी को वंदन करते हुए बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े जी इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2024 से। 25 सितंबर 2025 को 100वीं बर्थ एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में उनका सेलिब्रेट करने का हमने ध्यास रखा है। तो उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानस पुत्र थे, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बारे में और स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े की जो ग्रैंड मदर थी, जो कि फर्स्ट दलित बिजनेस वूमन थी, उन्होंने उस राज से बैरिस्टर साहब का जब जन्म हुआ था, जब उनका बॉर्न हुए थे, तब उन्होंने चंद्रपुर, जहाँ पे उनका चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बॉर्न हुआ था, उन्होंने एक जैसे महाराजा राजाओं की तरह जैसे रैली निकालते हैं, तो उन्होंने वैसी एक रैली निकाल के उनके घर पे लेके गए थे। और पहला जो चम्मच था, उन्होंने सोने के चम्मच से उनको पहला ये पानी पिलाया था। तो मतलब उन्होंने एक रिच फैमिली में वो बॉर्न हुए थे बैरिस्टर साहब। और ये जो उनको जो वारसा मिला है बैरिस्टर साहब को, उनके दादी मतलब उनकी पैका भाई जो फर्स्ट बिजनेस वूमन थी, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से भी बड़ी थी, उन्होंने तब आमराई बोलते हैं जो गार्डन्स थे, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, वो बिजनेस वो करते थे उस ज़माने में, मतलब बाबा साहब से भी बड़ी थी और तब वो करते थे उस ज़माने में। उन्होंने उस धास से उन्होंने ये काम किया। और जब उनके जो लड़की, उनको 3 लड़के थे, एक देवाजी, पत्रोजी और गोविंद, ऐसे 3 लड़के और एक लड़की थी। तो इन तीनों लड़कों को उन्होंने बड़ा किया है। उनके जो हस्बैंड थे भिवाजी, मतलब बैरिस्टर साहब के जो ग्रैंड फादर थे, उनकी जब उनके पिताजी देवाजी बापू खोब्रागड़े जब वो 2 साल के थे, तब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उनको जो बढ़ाना था, जो देवाजी बापू खोब्रागड़े, जो बैरिस्टर साहब के जो पिताजी हैं देवाजी बापू खोब्रागड़े, उनके जो पिताजी थे भिवाजी खोब्रागड़े, वो 2 साल की उम्र में गुजर चुके थे। तो जो देवाजी बापू खोब्रागड़े को जो ब्रॉटअप किया है, उनकी मदर पैकाबाई खोब्रागड़े जो फर्स्ट बिजनेस वूमन थी, उन्होंने उनको ब्रॉटअप किया है। और उन्होंने इतना उस टाइम पे उन्होंने तब 10th पास किए थे, मतलब देवाजी बापू खोब्रागड़े जो बैरिस्टर साहब के जो पिताजी थे, उन्होंने 10th पास करके वहाँ पे जॉब करते थे। और जॉब करते करते उन्होंने अपने मम्मी से जो उनकी थी, उन्होंने उनसे जो बिजनेस था वेजिटेबल्स का, ये वो सब उन्होंने फिर टेक ओवर करके इतना बड़ा बिजनेस बना लिया कि जैसे आंध्र प्रदेश से जो भी लाखों का जो भी काम होता था, वो सब उन्होंने वहाँ से लाना ले जाना, ये सब उन्होंने तब से स्टार्ट कर लिया था। और उसके बाद जबकि उनकी जब पहली मुलाकात जब बाबा साहब से हुई, जब बैरिस्टर साहब के पिताजी की, जब देवाजी बापू खोब्रागड़े इनकी जब मुलाकात बाबा साहब से जब हुई, तो वो काफ़ी पेपर्स पढ़ते रहते थे। तो उनको पता चला कि बाबा साहब की मूवमेंट क्या है। तो उन्होंने ठहराया था कि मुझे बाबा साहब से मिलना है। जब उन्होंने बाबा साहब से मिले तो काफ़ी खुशी से माइंड कहते कि नहीं, अभी उनकी मूवमेंट से मुझे स्ट्रांगली काम भी करना है। तब उन्होंने बाबा साहब की मूवमेंट को ज्वाइन किया। और इस साइड में बैरिस्टर साहब 10th 11th कर ही रहते, तो उन्होंने फिर बैरिस्टर साहब से, उनकी बाबा साहब से मुलाकात कर दी, ये मेरा बेटा है, इसको अभी क्या करना है। 10th पास हो चुका है, 11th तब वो 11th कुछ ऐसा होता था, तो हो चुका है, तो अभी इसके बाद उसे क्या करना है। तो बाबा साहब ने बोले कि इसे और पढ़ाओ, इसे बड़ा बनाओ। तो बाबा साहब ने बोले कि इसको जब मैं कुछ स्टूडेंट्स को बैरिस्टर के लिए मैं बाहर भेज रहा हूँ, तो उसमें आप अपने लड़के को भी भेज सकते हो। तो फिर देवाजी बापू ने बोले ठीक है, आप जैसा बोलेंगे उस हिसाब से उन्होंने फिर बैरिस्टर साहब को उन्होंने गाइड करके उनको भेजे। पर जब बाबा साहब को पता चला कि ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते, तो क्यों ना एक लड़का, मतलब जो 15 जो स्टूडेंट्स जो यूके के लिए बैरिस्टर पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो क्यों ना एक स्टूडेंट्स और एक ज़्यादा जाए। फिर बाबा साहब ने विनती की, मतलब देवाजी बापू खोब्रागड़े से, कि आप एक स्टूडेंट और जा सकता था, आप अपने ही खर्च से भेजिए। तो जो 15 स्टूडेंट्स जो गए थे वो स्कॉलरशिप से गए थे, और जो एक स्टूडेंट थे बैरिस्टर साहब वो अपने फाइनेंशियली, खुद के फाइनेंशियली से गए थे। तो ऐसे 16 स्टूडेंट्स वो पढ़ने गए थे। तो ये फॉरेन जाके वो वहाँ से पढ़ाई करके वापस आए। फिर देवाजी बापू ने बैरिस्टर साहब से फिर से पूछा, बैरिस्टर साहब अभी क्या करना है।
तो फिर बैरिस्टर साहब ने बोले कि आपके पास जब 5 लड़के हैं, मतलब बैरिस्टर साहब को 5 भाई और 2 बहन थी, तो उन्होंने फिर ऐसा बोला कि आपके पास जब 5 लड़के हैं तो उसमें से एक लड़का समाज के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने ना सोचते समझते बैरिस्टर साहब को और बाबा साहब के लिए दे दिए कि जो भी है आप जैसा बोलेंगे वो गाइड करेंगे। तब से एट द एंड, मतलब उनकी डेथ तक वो बाबा साहब के मूवमेंट से स्ट्रांगली काम करते रहे। बाबा साहब का 1954 का इलेक्शन और भंडारा में जब वो हारे, तो उसमें जितना भी घर का पैसा था वहाँ पे लगाना, उनके लिए दिन रात काम करना, वो सब बैरिस्टर साहब ने किया। बैरिस्टर साहब ने उतना ही नहीं किया, जबकि बाबा साहब वहाँ पे मतलब देवाजी बापू और बाबा साहब के अच्छे रिलेशन बन चुके थे। तो बैरिस्टर साहब औरंगाबाद का जो कॉलेज जो बन रहा था, मिलिंग कॉलेज, तो वहाँ पे जो गुड्स जो लग रहा था वो भी पूरा चंद्रपुर में बल्लारसा करके है, उनका काफ़ी बड़ा कारखाना था, वहाँ से पूरे लाखों वहाँ पे भेज दिए गए, पूरा लकड़ा वहाँ से भेज दिया गया था। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म के, क्योंकि इनके पास उसी का बिजनेस था लकड़े का। तो उन्होंने पूरा लकड़ा चंद्रपुर से वहाँ तक मिलिंग कॉलेज में भेजा। मिलिंग कॉलेज ही नहीं, मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज भी है, वहाँ पे भी उन्होंने पूरा लकड़ा भेजा। मतलब उन्होंने कभी पैसे के लिए कुछ ये नहीं किया। बैरिस्टर साहब जब तक थे, उन्होंने बैरिस्टर साहब 1950 को जब लंदन से जब बार लॉ की डिग्री लेके आए, उस दिन था 26 जनवरी 1950, जबकि अपने इसका पहला प्रजासत्ताक दिन था। उस प्रजासत्ताक दिन में पूरी मुंबई सजाई गई थी रोशनाई से पूरी। ये तब उनके पिताजी ने, जब वो वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो उनके पिताजी ने उनके लिए एक महल बनाया चंद्रपुर में, जहाँ पे वो रहते थे ना, वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा महल बनाया कि जो तेलंगाना इसमें राजमुंद्री करके एक प्लेस है, वहाँ का एक राजा का जो पैलेस था, वहाँ से कारीगर लाके उनके लिए यहाँ पे उनके लिए वैसे ही सेम टू सेम रेप्लिका वहाँ पे चंद्रपुर में बनाए। और उसी घर में फिर 1950 में जब उन्हें मुंबई लेने गए थे, मुंबई से फिर उनको वहीं पे घर पे लेके आए, जो नए घर पे, और फिर वहीं से वहाँ से रहना शुरू हो गया। और फिर वहाँ से मूवमेंट बैरिस्टर साहब की आगे बढ़ती गई। बैरिस्टर साहब ने फिर उसके बाद काफ़ी, मतलब जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब महापरिनिर्वाण हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण होने के बाद जो भी जितनी भी संस्था थी, मतलब जैसे प्रबुद्ध भारत हो गया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी हो गई, और उसके अलावा जितनी भी बाबा साहब ने जो स्थापन की हुई जो संस्था थी, उसके अध्यक्ष बैरिस्टर साहब बने। तो बैरिस्टर साहब वो पूरी 9 महीने तक, 1 जनवरी से तो अक्टूबर तक वो प्रेसिडेंट मंडल के प्रेसिडेंट रहे और पूरी संस्था पे वो देख रेख कर रहे थे। और तभी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ। और उसी टाइम पे पूरे इंडिया में एमपी के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शंस लग रहे थे मार्च में, और तभी एक बैरिस्टर साहब उसके अध्यक्ष बन चुके थे। तभी उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इलेक्शन भी कंटेन करना है, ये भी संभालना है। तो ये सब करना कैसे शॉर्ट पीरियड में। उनके साथ तो काफ़ी बड़े लोग थे ही, उनके साथीदार, पर अध्यक्ष के इस प्रेसिडेंट के हिसाब से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी, और उम्र भी कम है, नॉलेज भी है। तो फिर उस हिसाब से उन्होंने तभी लोकसभा के इलेक्शन भी कंटेस्ट किए। लोकसभा के इलेक्शंस कंटेस्ट करते करते 12 एमपी, मतलब उस टाइम की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत रिपब्लिकन पार्टी को हुई थी। तो उस टाइम पे 12 एमपी अपन चुन के लाए थे। और उसके बाद फिर विधानसभा के भी इलेक्शंस लग गए थे। फिर विधानसभा में भी 29 एमएलए चुन के लाए थे, और वो सब लाए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो था, बाबा साहब ने जो दिए थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लाए थे। और बाबा साहब ने जाते जाते बोला था कि ये जो भी है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कन्वर्ट करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में कन्वर्ट करके ये जाएंगे। पर बाबा साहब के पास समय न होने के कारण वो हो नहीं पाया। तो जो इनके साथीदार थे, बैरिस्टर साहब, दादा साहब गायकवाड़, भैया साहब, दत्ता भट्टी, रूपवती, इन सब लोगों ने मिलकर 3 जनवरी 1957, मतलब 9 महीने बाद इलेक्शन सब खत्म होने के बाद, ये एक ऐतिहासिक, मतलब आज तक ऐसी कोई पार्टी का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा कि जो भी पार्टी फॉर्मेशन होती कम लोगों में होती है, फिर उसको लोगों तब जाता है। पर ये ऐसी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ कि सब लोगों के, मतलब कम से कम 8 लाख लोगों के बीच में ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब वहाँ पे लोगों ने विषय रखे कि ये है उनके जो कमेटी मेंबर्स ने, और फिर वो कमेटी मेंबर्स में भी डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी का, वो पढ़ के बताया। वो सब होने के बाद, उनकी जो फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट होने के बाद, फिर बैरिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अभी से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ये अपनी पार्टी का फॉर्मेशन है, इसका काम स्टार्ट हो जाएगा।
3 दिन का अधिवेशन चला और फर्स्ट सेकंड थर्ड अक्टूबर को ये डिक्लेयर हुआ। तो उस डिक्लेरेशन के टाइम पे नागपुर के दीक्षा भवन पे 8 लाख लोगों का लोग वहाँ पे थे। तो उस हिसाब से ये ऐतिहासिक है, मतलब कोई भी पार्टी का फॉर्मेशन जब होता है तो कम लोगों में होता है, ये काफी ज्यादा लोगों में फॉर्मेशन हुआ है। ऐसी ऐतिहासिक ये रिपब्लिकन पार्टी है। और उसके बाद भी काफी अपने एमपीज और काफी एमएलए चुन के गए। ये काफी अच्छा अपने लिए समय था। फिर काफी लोगों ने वो डिविजन्स तो होते ही गए हैं, पर बाबा साहब और बैरिस्टर साहब का रिलेशन इतना अच्छा स्ट्रांग होते गया, जबकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो था बनाया गया था, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जब बाबा साहब प्रेसिडेंट थे, उनके हयाती में बैरिस्टर साहब को जनरल सेक्रेटरी पद दिया गया था उसी टाइम पे। और इनकी उम्र तभी भी कम थी, 28 साल। मतलब एक कम उम्र में इतना हासिल करना, और बाबा साहब का एक विश्वास कितना, मतलब किसी पे इतना विश्वास नहीं रखते थे। इतना 28 साल के उनके पास तो काफी बड़े सीनियर लोग रहने के बाद भी 28 साल की उम्र के बच्चे को देना बोले थे, बड़ी बात हो गई। उन्होंने क्या देखे, उन्होंने सब देख के उनको दिए होंगे। पर बैरिस्टर साहब ने उनको एक लेटर लिखा था बाबा साहब को, और साहब नागपुर आ रहे तो मेरे घर चंद्रपुर में भी एक धम्म दीक्षा का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। तो फिर बाबा साहब ने भी कुछ समझना सोचते, ठीक है, उनकी एक इच्छा ही थी कि मैं अपने लड़के के घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर 1956 को नागपुर में 14 अक्टूबर को हुई और चंद्रपुर में 16 अक्टूबर को। तो नागपुर से वो आया, चंद्रपुर आए और वहाँ पे फिर स्टे किए। और फिर उन्होंने इवनिंग में वो ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे नागपुर में 5 लाख पीपल्स को उन्होंने दिए थे और चंद्रपुर में 8 लाख लोगों का 3 लाख पीपल्स को उन्होंने चंद्रपुर में दिए। तो ऐसा बुद्धिज्म का भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है। और बैरिस्टर साहब ने सिर्फ वहाँ पे ही नहीं रुके, जैसे बाबा साहब ने बोले थे कि मैं आगे भी बुद्धिस्ट फॉलो करके लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो बाबा साहब के जाने के बाद भी बैरिस्टर साहब ने उनके 84 सब जो भी विदर्भ के जितने भी रीजन्स थे वहाँ उन्होंने बुद्धिज्म धम्म दिया है, लोगों को कन्वर्ट करके बताया कि बाबा साहब का क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, वो लोगों तक पहुंचाया उन्होंने। बैरिस्टर साहब का सबसे बड़ा एक आंदोलन हुआ था, वो था कि लैंडलेस फार्मर्स के लिए, जो कि काफी एक बड़ा ऐतिहासिक हो गया था कि पूरी इंडिया में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, ऐसी एक हिस्ट्री बनाई गई थी। तब की लैंडलेस मतलब जो भी थे उनको लैंड्स नहीं अवेलेबल थे, तो उनको लैंड्स अवेलेबल कैसे हो जाएगा, काफी वेस्ट जगह पड़ी हुई थी, पर वो लैंड्स मिलने चाहिए थे। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक बड़ा आंदोलन वहाँ पे किया, अहमदनगर के यहाँ पे किया, और वहाँ पे 14,000 to 16,000 के आसपास पब्लिक ने वो इतना जेल भरो आंदोलन कर लिया, पूरे जेल में जगह नहीं थी। और ऐसे पूरे महाराष्ट्र के 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट में ये आंदोलन इतना काफी ये हो गया। तो वहाँ की जो यशवंतराव चौहान तब के मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने और उनकी कमेटी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने कम से कम 10 to 15 डिमांड्स रखी थी, जैसे पार्लियामेंट में बाबा साहब की ऑयल पेंटिंग लगनी चाहिए, फार्मर्स को लैंड्स मिलनी चाहिए, इसके अलावा और काफी डिमांड्स थी। ये सब डिमांड्स उन्होंने वहाँ पे तुरंत फुलफिल करके लिए। ये कम से कम 1-1.5 महीना आंदोलन चला और उनको एहसास हो गया कि ये कुछ हो नहीं पाएगा, इनको देना ही पड़ेगा। उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रगल करके वो एक बड़ा आंदोलन उनका सक्सेस हुआ है। इसके अलावा भी बैरिस्टर साहब ने आखिरी, जबकि बैरिस्टर साहब ने फॉरेन का हो जाए, लॉ में भी काफी अच्छे थे, लॉ भी बनाते थे। उसके अलावा बैरिस्टर साहब घर, जैसे भी घर का अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब आज भी वैसा नहीं है और तभी भी नहीं था। तब कैसा होता था कि जब दादी अभी भी है तो दादी मुझे बताती हैं कि तब बैरिस्टर साहब 25 दिन बाहर रहते थे, बोले सिर्फ 4 से 5 दिन घर पे रहते थे, क्योंकि वहाँ की कुछ समस्या हो तो 4 से 5 दिन में सॉल्व करते थे। और तब कभी भी बैरिस्टर साहब रहो या ना रहो, डेली 100 लोगों का खाना बनना ही बनना है। और वो कोई बाई वाई लगा के नहीं, जो घर के लोग बनाए थे। और वो काफी बड़ी स्पेस थी, तो वहीं पे नीचे लगा के सबको बैठा के खाना खिलाते थे। ऐसा कल्चर था, बोले आज भी वो कल्चर, उतना 100 लोग तो नहीं होते पर कम लोग होते, पर जो भी आते हैं खाना बिना खाना भेजते नहीं है, खाना खिला के भेजना वो कल्चर हो गया था। और जो बैरिस्टर साहब की मदर थी, वो काफी एक अच्छी व्यक्ति दानशूर थी। उन्होंने ऐसा रख दिया था कि जो भी बेगर्स आते थे, जो भी उनसे डिमांड करते थे, उनको भी खाली हाथ कभी नहीं भेजना। उन्होंने सब बेगर्स को एक दिन दे दिया था, जैसे ट्यूसडे को सब बेगर्स आएंगे, उनसे पैसे लेके चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने भी वो एक रख दिया था। और मतलब ऐसे अलग अलग सबके, जो बैरिस्टर साहब के 5 भाई थे वो अलग अलग इसमें थे,
जैसे बैरिस्टर साहब तो पूरे पॉलिटिकल्स में थे, उनके जो छोटे भाई थे वो एक बुद्धिज्म के लिए उन्होंने पूरा वर्क किया है। जो तीसरे भाई थे वो पूरे बिजनेस में, जो उनके पापा का जो बिजनेस था, फादर का जो बिजनेस था देवाजी, उनका पूरा टेक ओवर किए हैं। और जो चौथे जो थे उनके शाम खोबरागड़े करके हैं, उनका भी काफी एक अच्छा नाम है, जो कि वो लंदन में उन्होंने एक अम्बेडकर म्यूजियम ऐसा कुछ उन्होंने वहाँ पे स्थापन किया है, और वहाँ पे उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट होती है। जो भी यहाँ से जो स्टूडेंट्स आते थे तब के टाइम, तो उन्होंने वहाँ पे घर लिया था, और जो भी स्टूडेंट्स को खाना और रहने का पूरी अरेंजमेंट वही करते थे। और वहाँ पे उन्होंने अम्बेडकर म्यूजियम टाइप ऐसा करके आज भी वो वहाँ पे है। तो उन्होंने भी ऐसा मतलब उनके साथ जो थे भाई और घर के भी जो लोग थे, फुल सपोर्ट करके उनको एक काफी ये किए थे। जबकि बाबा साहब ने 16 अक्टूबर 1956 को जब धम्म दीक्षा चंद्रपुर में दी थी, तो उसी के नेक्स्ट डे 17 अक्टूबर 1956 को बैरिस्टर साहब के घर पे बाबा साहब आए थे। बाबा साहब और माई साहब दोनों घर पे आए थे। उनको जो भी है अभी वो तब की फॉर्मेलिटीज रहती थी, साड़ी और जो देना है वो देते, चाय पिलाए थे और बैठे थे। 10 मिनट बात हुई, फिर नेक्स्ट डे हमारा उसी दिन दोपहर के टाइम पे वो फिर वहाँ से गए थे। तो इस तरीके का था बैरिस्टर साहब का सफर। फिर आखिरी के जब वो राज्यसभा में थे, तभी भी उन्होंने पार्लियामेंट्स में काफी पॉइंट्स रखे। वो विराज जी बताएंगे कौन से पार्लियामेंट्री पॉइंट्स रखे हैं। फिर लास्ट में बैरिस्टर साहब ने जब कोई भी कॉलेजेस उन्होंने स्थापन किए हैं, स्कूल स्थापन किए, पर उनका एक कहना है हमेशा यही था कि जो भी है वो समाज का है, तो उसमें जो घर से भी कोई समाज के लिए काम करेगा तो उसका ही आएगा, किसी घर की प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी का कुछ नहीं होगा। आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हमारे पास बैरिस्टर साहब ने जो भी स्थापन किया उसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, वो सब समाज के, उसमें हम ना मेंबर है, ना कुछ है, पर जो भी चलाते हैं वो चला रहे हैं, बस उस तरीके का हुआ है। क्योंकि हमें भी उसी तरीके का बताया गया कि समाज के लिए काम करो, उनसे होप मत रखो कि क्या मिलेगा अपना। बस एक बात का सिर्फ इतना दुख होता है कि बैरिस्टर साहब ने जो काम किया वो लोगों तक पहुंचा नहीं है, पहुंचना चाहिए था। इसी बर्थ एनिवर्सरी के इसमें हम लोगों तक बुक्स निकाल के, ये फर्स्ट एडिशन ही है बुक्स का जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ, अभी तक तो मराठी में 4-5 निकले हैं, पर इंग्लिश का कि लोगों तक, न्यू जनरेशन तक पहुंची है बुक्स का, उसी एक वे है कि लोगों तक पहुंचे। और बैरिस्टर साहब की जब डेथ हुई थी, तो डेथ का मैं बताता हूँ, तो बैरिस्टर साहब की 9 अप्रैल 1984 में डेथ हुई थी, 58 ईयर्स में। उनको हार्ट अटैक से डेथ हुई थी दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में। तब वो ऐसा किस्सा था कि दिल्ली में डेथ हुई, तो जो भी कार्यकर्ता थे वो काफी मतलब किसी को पता नहीं था डेथ होने के बाद, जो 5 मिनट रहता उसमें पता नहीं था, तो पर ऑफिशियली उनका डिक्लेयर हो चुका था। और फिर जब ऐसी न्यूज हुई तो दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में भी काफी भीड़ हो चुकी थी। भीड़ होने के बाद इंदिरा गांधी को जब पता चला, इंदिरा गांधी जी तब फॉरेन दौरे पे थी, तो इंदिरा गांधी ने फिर उनके लिए जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर और सब ये सब अरेंजमेंट उन्होंने करवा दी थी तब, क्योंकि इंदिरा गांधी उनको काफी मानती थी। जबकि जो पार्लियामेंट में जब कोई स्पीच देते थे तो उनकी स्पीच सुनने के लिए सब शांत हो जाते थे, पर कभी कांग्रेस से उन्होंने टाइप नहीं किया, ना कभी खुद के इस पे चले, कभी किसी से ये नहीं किया। जब कोई कांग्रेस से टाइप कर रहा था तभी भी उन्होंने बोले कि अपने को नहीं करना, अपन खुद के इस पे चलेंगे, जब अपन खुद के दम पे अपन इतना ला सकते तो क्यों किसी के और जाना है। जबकि इंदिरा गांधी ने उन्हें ऑफर की थी कि तुम्हें हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, तो उन्होंने बोले नहीं, बोले मैं जहाँ हूँ वहीं पे ठीक हूँ, मुझे कहीं और जाने की नीड नहीं है। तो उस हिसाब से जब डेथ हुई तो उनका फिर जो किए, फिर उनको नागपुर में एक दिन रखे थे, नागपुर की दीक्षा भूमि पे। 9 अप्रैल को डेथ हुई, एक दिन नागपुर के 10 को और 11 को चंद्रपुर लाके फिर और लास्ट रिचुअल्स वहीं पे चंद्रपुर में हुआ। और आज भी हम जो वे पे चल रहे हैं, उन बाबा साहब की जो अस्थियां हैं वो आज हमारे पास है। तो उनके बाद जो बैरिस्टर साहब ने जो काम किया है, और आज हम उन्हीं के वे पे चल रहे हैं, जो रिपब्लिकन आइडियोलॉजी जो बाबा साहब ने दी है उन्हीं की वे पे हम चल रहे हैं। सिर्फ हमारा कहना इतना ही है कि सब एक होंगे, एक कुछ ना कुछ नया तरीका है कि एक रिपब्लिकन बाबा साहब की आइडियोलॉजी सामने ले चले, ऐसा कुछ कर पाए तो काफी एक अच्छा होगा, एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि अपन काफी अलग अलग इसमें बढ़ चुके हैं, तो वो सब एकजुट होकर कुछ ना कुछ नया रिवॉल्यूशन ला सके। जो एक बाबा साहब ने जो इतना काफी कुछ छोड़ चुके अपने लिए, रिवॉल्यूशन किस तरीके से ला सके, अब सब मिलके सोचने की बात है, सोच सकते, कुछ कर सकते हैं, इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक बात ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि
हमें काफ़ी ऑफर्स आती है, जैसे बैरिस्टर साहब का एक नाम काफ़ी है, महाराष्ट्र में तो काफ़ी बड़ा नाम है, हमें काफ़ी ऑफर्स आती है कांग्रेस और बीजेपी से भी, पर हमें पैसे से लेके सब ऑफर्स आती है कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। पर एक हमारा मतलब मेरे पापा का हमेशा कहना है, झोपड़ी मतलब मराठी में वो हमेशा बोलते थे, झोपड़ी आपली तुटकी फुटकी का ना रहा पण आपली है, मतलब जो हर्ट है वो कैसी भी क्यों ना हो, टूटी फूटी क्यों ना हो, वो अपनी है, अपन उसी में ठीक है। अपन किसी के ओर जाएंगे तो अपन उनके अंडर में करना पड़ेगा सब हो, तो अपन अपनी जो हर्ट है उसी को अपन बनाएंगे, टाइम लगेगा पर बनाएंगे, उसी को पीछे रहेंगे बनेगा, तो ऐसे ही अपने को करना है, ऐसा वो हमेशा बोलते, तो उसी वजह से हम चल रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बस उनकी एक बार एनिवर्सरी का बड़ा लेवल पे भी आप 25 को यहाँ पे सेलिब्रेट कीजिए इस साल, बस इतनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बैरिस्टर साहब का बैरिस्टर बनने का जो सफ़र है, तो बहुत सारा इन्होंने बता दिया। कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। तो एक लिगेसी, रिच लिगेसी थी, एक सोशल वर्क की उनके घर में, जो उनके ग्रैंड मदर से आई थी, जो एक फर्स्ट दलित बिजनेस वूमन थी। और उस टाइम पे जिस टाइम पे दलित को एज एन अनटचेबल छूने तक का भी दिक्कत था, तो उस टाइम पे वो चंद्रपुर आके खुद का एक शी वॉज वेरी डिफाइंड वुमन। तो जो एक बहुजन विमेन का एक कैरेक्टराइजेशन किया जाता है कि बहुत सबमिसिव होती है या फिर ओबीडियंट होती है, तो इससे बिल्कुल परे होके एक उनका कैरेक्टर था, बहुत डिफाइंड थी। और जो भी बहुत यंग एज में became widow, तो 1891 में जो देवाजी बापू खोबरागड़े के फादर थे, देवाजी खोबरागड़े, ही डाइड। तो उस टाइम पे देवाजी बापू ही वॉज ओनली 2 years old, और बाकी भी उनके जो सिबलिंग्स थे, दे वेयर ऑल्सो वेरी यंग एज। तो उस टाइम पे जो भी डिफिकल्टीज उनको आई एज अ विडो, तो उसको पार करके उन्होंने वेरी डिफाइंटली उनका जो बिजनेस उन्होंने चलाया फ्रॉम स्क्रैचेस। तो आगे जाके वो वुडन का बिजनेस, उनका टिक वुड का बिजनेस था जो उन्होंने खड़ा किया। तो देवाजी बापू जो बैरिस्टर साहब के फादर थे, तो बाकी जो भाई थे उन्होंने उनके एजुकेशन के लिए बहुत एफर्ट्स किए। तो वो भाई बिजनेस संभालते थे और ये पढ़ाई करते थे। और फिर देवाजी बापू का जो शुरुआत से ही एक हम इंटरेस्ट बोल सकते हैं, वो सोशल वर्क में था। तो 1901 में 1899 में उनकी बर्थ हो गई। तो जब अनटचेबल कॉन्फ्रेंस नागपुर में हो गई, जिसमें खुद राजर्षि शाहू महाराज आए थे, उस टाइम पे देवाजी बापू वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। और उस टाइम पे छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब को ट्रू लीडर ऑफ दलित्स करके सराहा। और अनटचेबल्स पीपल, मतलब ही इज योर लीडर एंड यू डोंट नीड टू फॉलो एनीवन एल्स। तो उस टाइम से देवाजी बापू ने बाबा साहब को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो 1927 का महार सत्याग्रह, उस टाइम पे भी उन्होंने सपोर्ट किया। फिर 1931 जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उस टाइम पे वाइस रॉय को मतलब वहाँ पे गांधी वॉज ट्राइंग टू टेक द पोजीशन दैट आई एम अ लीडर ऑफ ऑल हिंदूज। तो उस टाइम पे देवाजी बापू और उनके जो भी साथी थे,
उन्होंने वाइसराय को बहुत सारे लेटर्स लिखे कि जो डॉक्टर अंबेडकर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, ही इज ट्रू लीडर ऑफ ऑल द अनटचेबल्स इन इंडिया। तो बाबा साहब की एक पोजीशन एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ दलित्स बनाने में उसका बहुत फायदा हुआ। 1932 में जब पूना पैक्ट का समय था, उस टाइम पे कांग्रेस ने एक बाबा साहब के खिलाफ एक कैंपेन चलाया दलित्स में। तो देवाजी बापू गांव-गांव जाकर ये अनटचेबल्स को बताए कि किस तरह से बुद्धिभेद हो रहा है दलित्स के साथ और सिर्फ हमें यूज किया जा रहा है। तो मतलब जितनी भी लीडरशिप एज अ लीडर इस्टेब्लिश करने में बाबा साहब को जितना भी हो सके सहयोग देवाजी बापू ने किया। और जब 1935 को बाबा साहब ने जब येवला कॉन्फ्रेंस में हिंदू रिलीजन छोड़ने की बात की, तो उस बात को गांव-गांव तक पहुंचाने में, कैंपेनिंग करने में देवाजी बापू अग्रसर थे। तो हर एक पहलू को 1925 में बैरिस्टर साहब का जन्म हुआ, तो वो देख रहे थे किस तरह से देवाजी बापू और उनकी जो मदर है पैका बाई, वो कंट्रीब्यूट कर रही है समाज के लिए। तो ये एक लिगेसी लेकर वो देख रहे थे कि किस तरह से वो इंस्पायर हो रहे थे। तो जब उनकी 1935 में जब उनका मैट्रिकुलेशन हो गया, तो फिर कॉलेज में वो जब आए, मतलब 1942 में उनका मैट्रिकुलेशन खत्म हुआ। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत एक्टिवली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काम करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो स्टूडेंट विंग था, तो उसके वो अध्यक्ष बने। और उस टाइम पे अनटचेबल्स वेरी लेस इन एजुकेशन। पहले तो एजुकेशन ही नहीं मिलता था। फिर जब वो नागपुर आते थे तो उनके लिए रहने की और खाने की व्यवस्था नहीं रहती थी। तो ये चीज़ें बैरिस्टर साहब ने नोटिस की और उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। वो खुद अपनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से इन चीज़ों के लिए काम करते थे। तो उसी टाइम पे 1943 में बाबा साहब पहली बार चंद्रपुर में आए थे। तो उस टाइम पे पहली बार बैरिस्टर साहब ने देखा बाबा साहब को, और वो बहुत ही इंस्पायर हो गए उनका जो पर्सोना है, उनकी पर्सनैलिटी देखकर। और उसी टाइम पे मतलब उन्होंने डिसाइड कर दिया कि उस टाइम पे वो साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बाबा साहब जैसे मुझे भी बैरिस्टर बनना है। तो उन्होंने अपना साइंस का एजुकेशन वहीं पे ख़त्म करके आर्ट्स के लिए एडमिशन ले लिया। 1945 में उन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया मॉरिस कॉलेज नागपुर से। और फिर उसी टाइम उनका साथ साथ में पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट चल ही रहा था। बाबा साहब के साथ क्लोजली काम चल रहा था। तो जैसे राजेश सर ने बताया, तो जो 16 पीपल बाबा साहब ने अब्रॉड भेजे थे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पे, तो ही वॉज वन अमंग देम। और देवाजी बापू ने उनके, क्योंकि घर में ही वॉज वेल्दी, तो ही कुड अफोर्ड हिज एजुकेशन। तो उनकी स्कॉलरशिप पे उनको ना भेज के एक नीडी पर्सन, एक नीडी स्टूडेंट वहाँ पे भेजा गया। तो ये सब 1946 में वो एज अ स्टूडेंट लंदन में बैरिस्टर की पदवी लेने के लिए चले गए। तो 1949 तक वो वहाँ पे रहे, 3 साल उन्होंने पढ़ाई की।
और 1950 में वो वापस आ गए जब फर्स्ट हमारा रिपब्लिक डे चल रहा था 26 जनवरी 1950 को इंडिया वापस आया। और उनका पहले से ही जैसे तय था कि हमें बाबा साहब के मूवमेंट में काम करना है, खुद को उन्होंने फिर से काम पे लगा दिया। और जब 1952 का जो इलेक्शन था, जो लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन बाबा साहब उस टाइम पे वो इलेक्शन जीत नहीं पाए। तो 1954 का जो बाई इलेक्शन था लोकसभा का भंडारा का, तो उस टाइम पे बैरिस्टर साहब वॉज ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो नागपुर रीजन के जनरल सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कैंपेनिंग की, बाबा साहब के लोकसभा इलेक्शन के कैंपेनिंग की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, क्योंकि बाबा साहब का बहुत सारा बाकी भी राइटिंग चल रहा था। बुद्धा एंड हिज धम्मा का राइटिंग उस टाइम चल रहा था, बाकी भी बहुत सारा। तो ही कुडंट गिव हिज कंप्लीट टाइम फॉर द इलेक्शन। तो बैरिस्टर साहब ने बहुत अच्छे से वो कैंपेनिंग और देवाजी बापू ने और बाकी भी जितने भी लीडर्स थे, 8000 वोट से बस बाबा साहब उस टाइम पे ही लॉस्ट द इलेक्शन। तो ये बाबा साहब देख रहे थे कि लीडरशिप किस तरह से उनकी डेवलप हो रही है, वो किस तरह से मतलब उनका बाबा साहब का जो एक पॉलिटिक्स था, जो कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स भी था और साथ में रास्ते पे जो लड़ाई होती है वो दोनों साथ में लेके जाने वाली पॉलिटिक्स वो देख रहे थे बैरिस्टर साहब ने। तो जब बाबा साहब ने 1954 में ही जब बाबा साहब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, ही बिकेम बैरिस्टर साहब बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ AISCA। और फिर बाबा साहब को लगा कि वी आर नॉट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट टू ओनली शेड्यूल कास्ट आइडेंटिटी, हमें बाकी भी जो लेबर क्लास है उनको भी लेकर आना है। तो एक बड़ी हम ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें फॉर्म करेंगे। तो बाबा साहब के मन में था कि हम रिपब्लिकन पार्टी निकालेंगे। उन्होंने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने का उनका प्लान चल रहा था। तो लेकिन उससे पहले ही लाइक उनकी डेथ हो गई। तो जब उसके बाद उनके सपने का जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, तो वो इस्टेब्लिश की गई 1 जनवरी 1957 को। तो उसके बैरिस्टर साहब ही बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। लेकिन उससे पहले बाबा साहब के डेथ के बाद वो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। तो इतनी कम उम्र में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली और उनके जैसे राजेश सर ने बताया, उनके गाइडेंस में उनके अंडर इलेक्शंस जो हुए लोकसभा के और विधानसभा के, तो उसमें बहुत अच्छा एक सेकेंड इलेक्शन लोकसभा के, तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई पार्टी। सभी ग्रुप जो थे, सभी लीडर्स एक साथ थे और उसमें बहुत अच्छे एफर्ट्स बैरिस्टर साहब ने लिए। जो सवर्णा पार्टीज है या फिर सवर्णा मीडिया है, वो स्प्लिट के बारे में, डिवीजन के बारे में बात करता है, लेकिन हमारे अचीवमेंट के बारे में वो बात नहीं करते। तो मुझे लगता है आरपीआई का एक सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो जो लैंडलेस के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र में 1959 में वो 10 डिस्ट्रिक्ट में पहले स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो उसमें बहुत अच्छे पैमाने पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे जो जेल भरो आंदोलन हुआ, तो उसमें
1,20,000 people participated in that struggle, or almost 20,000 people were arrested or detained. तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। और ये इसका सक्सेस ये था कि 2.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड वाज अलॉटेड टू द लैंडलेस लेबर्स। और इसकी जो नंबर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें से 28% जो लैंड थी वो जो अनटचेबल्स थे, शेड्यूल कास्ट जो थी उनको मिल गई। 14% जो लैंड थी जो नियो बुद्धिस्ट है उनको मिल गई, और 58% लैंड ओबीसी और जो सवर्णा जो लैंडलेस थे उनको मिली। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो रिपब्लिकन पार्टी को, या फिर जो भी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है उसको एक कास्ट में ये किया जाता है, उनके लिए ये एक थप्पड़ जैसा आप बोल सकते हैं उनकी ये था। तो ये जो सक्सेस मिला उसके बाद आरपीआई ने नेशन वाइड एक स्ट्रगल 1963 में स्टार्ट किया। तो ये 3 साल में बार बार डिमांड कर रही थी आरपीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिस तरह से महाराष्ट्र में लैंडलेस लेबर को, लैंडलेस पीपल को जमीन दी गई है, उसी तरह पूरा ये नेशन वाइड होना चाहिए। तो उन्होंने 1964 तक 1 ईयर का अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट को कि आप ये लॉ पूरे देश में लागू करो। तो जब गवर्नमेंट वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई तो 1 अक्टूबर 1964 से उन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किया। तो उसमें 2 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड। तो गवर्नमेंट ने बस ग्वाही दी कि हम करेंगे, लेकिन तब तक कुछ हुआ नहीं। तो फिर से गवर्नमेंट को बता दिया कि 6 दिसंबर तक आपने जो हमें ये डिमांड्स आप बोले कि हम पूरी करेंगे, तो वो नहीं हुई। तो 6 दिसंबर 1964 से हम वापस अपना आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट नहीं कर पाई 6 दिसंबर तक। तो फिर से वो आंदोलन स्टार्ट हुआ और वो 2 महीने चला, और वो पूरे दिल्ली में उस टाइम पे ऑलमोस्ट 8 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट स्ट्रगल। और मतलब पूरे दिल्ली में इतने लोग भरे हुए थे उस टाइम पे कि लोगों को डिटेन करने के लिए भी पुलिस के पास जेल्स नहीं थे। तो उस ठंड में उस टाइम दिसंबर और जनवरी की ठंड में लोगों को मैदानों में डिटेन किया जा रहा है, ऐसे ही पब्लिक स्पेसेस में डिटेन किया जा रहा है। तो उस तरह का जो स्ट्रगल एक माहौल बना। तो गवर्नमेंट को फाइनली 40 लाख एकर्स ऑफ लैंड उनको अलॉट करनी पड़ी लैंडलेस पीपल को। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसके बारे में कोई बताता नहीं। मतलब जो महाराष्ट्र का जो स्ट्रगल था उससे ऑलमोस्ट 15 टाइम्स बड़ा ये अचीवमेंट था। आरपीआई का जो एक पॉलिटिक्स रहा, ना सिर्फ क्लास को लेकर, मतलब लैंड का तो मुद्दा था ही उसमें, और स्लम्स का मुद्दा था, लेकिन उन्होंने कल्चर पे भी, कल्चरल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करने पे भी बहुत ये किया। तो बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए तो जगह पे उन्होंने बुद्धिस्ट इनिशिएशन के लिए बहुत सारे, बाबा साहब के बाद भी बहुत सारे ये हुए, प्रोग्राम्स हुए। तो उस पे बैरिस्टर साहब ने, क्योंकि ही वॉज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया से उनको इन्विटेशंस आते थे कि आप आओ और हमें गाइडेंस करो। तो इस तरह से
उन्होंने 1972 में भी जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ श्रीलंका में, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो एक हिस्ट्री दलित्स को, अनटचेबल्स को देने के लिए उन्होंने क्योंकि बहुजन जितना भी समाज है उनको ये बोला जाता है कि आपके पास हिस्ट्री नहीं है, पूरे सवर्णाज की हिस्ट्री उनके ऊपर थोपी जाती है। तो उनको एक हिस्ट्री देने के लिए, उनको एक लीगेसी देने के लिए एक कल्चरल मूवमेंट पैरेलली आरपीआई और अम्बेडकराइट जितने भी लीडर्स थे उन्होंने ये किया। उसमें बैरिस्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी उन्होंने, बाबा साहब ने जो मिलियन कॉलेज, जिस तरह से राजा सर ने बताया कि मिलियन कॉलेज के लिए देवाजी बापू ने उनका खुद का फर्नीचर का बिजनेस था, तो वहाँ से फर्नीचर आया था उसके लिए। तो इससे बाबा साहब की जो दूरदृष्टि है वो भी हमें समझ में आती है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन किस तरह से करना है, कि हमारे समाज में जो रिसोर्सफुल एक तबका है समाज का, उनसे रिसोर्सेस लेके वो रिसोर्सेस जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है उनके लिए किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो वो बाबा साहब की दूरदृष्टि भी समझ में आती है। और जिस तरह से देवाजी बापू हो या बैरिस्टर साहब हो, उन्होंने खुद के रिसोर्सेस मूवमेंट के लिए, बाबा साहब के लिए लगाए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ब्रह्मपुरी हो या चंद्रपुर हो, वहाँ पे बहुत सारी उन्होंने निकाली। तो बैरिस्टर साहब वाज 3 times मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। तो 1958 से लेकर 1974 तक उनका फर्स्ट टर्म रहा। फिर 1958 से लेकर 64 तक, फिर 68 से लेकर 74 तक, और फिर 78 से लेकर 1984 तक जब उनकी डेथ हुई। तो इन तीनों टर्म में उनका पॉलिटिक्स बिल्कुल क्लियर था कि हमें इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स रखना है अपना। उस टाइम पे उनको बहुत सारे ऑफर्स आते थे कांग्रेस की तरफ से अलाइनमेंट के, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स रखा और उसको बढ़ावा देते रहे। तो 1969 to 1972 3 साल के लिए वो जब डेप्यूटी चेयरपर्सन थे राज्यसभा के, उस टाइम पे कांग्रेस के ऊपर उन्होंने जितना क्रिटिसिज्म किया है, लाइक आज के नेता नहीं कर पाएंगे उस तरह का। और जिस तरह से उन्होंने पावर का एक उनके प्रिविलेज पोजीशन का एज अ राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन, उन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब के बस्ट का इनॉग्रेशन हो या फिर बाकी भी बहुत सारी, तो उस तरह के उनका कार्य रहा। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी ईयर चल रहा है, तो हमारे लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल ऐसी एक उनकी जर्नी हमारे सामने है, और हम उनके विचारों को लेकर किस तरह से आगे जा सकते हैं, ये हमें सोचने वाली एक बात है। तो थैंक यू, जय हिंद।